नमस्ते। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और प्रभावशाली शासक पर चर्चा करेंगे। पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह। हाँ बिल्कुल, शेरे पंजाब। हमारे सामने मुंशी प्रेमचंद की किताब है महाराजा रंजीत सिंह का चरित्र और शासन। इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश है हमारे पास, और ये अंश हमें उनके जीवन, उनके दौर, उनकी शख्सियत की एक खास तस्वीर देते हैं। तो आज हमारी इस कह सकते हैं गहन पड़ताल का मकसद यही है कि इन अंशों के जरिए रंजीत सिंह के उदय को समझें, उनके चरित्र, उनके शासन करने का तरीका और हाँ, उनकी विरासत। बिल्कुल। और देखिए, ये बात भी तो अनोखी है ना कि उस दौर के कई यूरोपीय इतिहासकारों ने उन पर काफी लिखा, विस्तार से लिखा। हाँ, ये आम नहीं था उस वक्त भारतीय शासकों के लिए। बिल्कुल। प्रेमचंद तो जिक्र करते हैं कि कुछ ने तो उनकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से भी कर डाली। हाँ, की गई है तुलना। तो चलिए इसी दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो देखिए, रणजीत सिंह का दौर, जब उनका जन्म हुआ 1780 में, वो भारत के लिए ना बड़ी उथल-पुथल का समय था। 18वीं सदी का अंत आते आते देश में कोई एक केंद्रीय ताकत वो बची नहीं थी। जैसा प्रेमचंद लिखते हैं, एक तरह से निरंकुशता का दौर था। शक्ति और लोक रक्षा वो मतलब अनाथ बच्चों की तरह आसरा ढूंढ रहे थे। सही बात है। हर तरफ छोटे छोटे स्वार्थी गुट थे, मिसलें थीं। हाँ, मिसलें यानी वो सिख सरदारों के स्वायत्त जत्थे। बिल्कुल। और ये आपस में ही लड़ाई झगड़े में लगी रहती थी। हाँ, और वो जो सिख समुदाय था जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने एक संगठित शक्ल दी थी, वो भी अब इन कई मिसलों में बट चुका था। वो एकता वाली भावना कमजोर पड़ गई थी। हाँ, वो भाईचारे का आदर्श जो सिख धर्म की नींव था, प्रेमचंद के हिसाब से वो दौलत और ताकत की होड़ में कहीं पीछे रह गया था। सही। नतीजा ये हुआ कि राज्य तो बने, पर आपसी मारकाट बढ़ गई। उनके पिता सरदार महान सिंह सकरचकिया मिसल के काफी जाने माने सरदार थे। बिल्कुल। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जब रंजीत सिंह सिर्फ 10 साल के थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। जरा सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां आ गई। हाँ, और प्रेमचंद लिखते हैं कि उनमें ना अकबर की तरह ही शासन और संगठन की एक नैसर्गिक मतलब पैदाइशी योग्यता थी। अच्छा। उनका बचपन सचमुच जंग के मैदानों में ही गुजरा। पिता के साथ लड़ाइयों पर जाते थे। बचपन से ही मार काट के मंजर देखे उन्होंने। घर के बड़ों को हमले और बचाव की योजनाएं बनाते सुना। कोई फॉर्मल स्कूलिंग, वैसी तालीम तो नहीं मिली उन्हें? नहीं, वो नहीं थी। लेकिन जैसा प्रेमचंद कहते, उनकी नजर सीखने वाली थी। बिल्कुल। देखकर और तजुर्बे से ही बहुत कुछ सीखा। और सिर्फ 12 साल की उम्र में, हाँ, सोचिए 12 साल की उम्र में उन्हें सकरचकिया मिसल का सरदार बना दिया गया। कमाल है। और यहीं उनके शुरुआती दौर का वो मशहूर वाकया भी जुड़ा है ना? हाँ, शाहजमा वाला। हाँ, सन 1798 में अहमद शाह अब्दाली के पोते शाहजमा ने हिंदुस्तान पर हमला किया, लाहौर तक पहुंच गया। लेकिन उसे वापस अफगानिस्तान लौटना पड़ा क्योंकि वहां कुछ गड़बड़ी हो गई थी शायद। हाँ, अंदरूनी मामले थे। लौटते वक्त झेलम नदी में बाढ़ आई हुई थी और उसकी कुछ तोपें वो नदी में फंस गईं या पीछे छूट गईं। इत्तेफाक से रंजीत सिंह उसी इलाके में थे। वो शाहजमा से मिले। अच्छा। शाह ने कहा कि भाई, अगर तुम मेरी तोपें निकलवा कर वापस भिजवा दो तो मैं बदले में तुम्हें लाहौर का शासक मान लूंगा। और रंजीत सिंह ने ये शर्त पूरी कर दी। हाँ, कर दी। हालांकि प्रेमचंद ये भी मानते हैं कि ये वादा शायद खोखला ही था। हाँ, मतलब सिर्फ वादे से क्या होता, अगर रंजीत सिंह में खुद दम ना होता तो कुछ खास हासिल नहीं होता। लेकिन उनकी अपनी बढ़ती ताकत और इस क्या कहते हैं नाम मात्र की मंजूरी ने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर दी। हाँ, बिल्कुल। और इसके कुछ ही वक्त बाद उन्होंने अपनी बहादुरी और थोड़ी कूटनीति से लाहौर पर कब्जा कर ही लिया। और लाहौर जीतना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ। इसके बाद उन्होंने सिखों का जो पवित्र शहर है अमृतसर, उस पर भी अधिकार कर लिया। अच्छा। और इन जीतों से उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि बाकी सिख मिसलें वो उनके सामने कमजोर पड़ गईं। यहीं से उनके एक विशाल साम्राज्य की नींव पड़नी शुरू हुई। बिल्कुल। अब यूरोपीय लेखकों ने, जैसा कि अक्सर होता था उस जमाने में, रंजीत सिंह पर कई तरह के इल्जाम भी लगाए हैं, जैसे स्वार्थ, वादा खिलाफी, बेरहमी। हाँ, ये आरोप लगते रहे। प्रेमचंद इस पर एक अहम बात उठाते हैं। वो कहते हैं कि उस जमाने की राजनीति में थोड़ी बहुत चालबाजी, जिसे हम आज शायद धोखा कह दें, और जरूरत पड़ने पर कठोरता, इसे शासन चलाने के लिए जरूरी माना जाता था। हाँ, ये एक नजरिया है। चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि प्रेमचंद का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि रणजीत सिंह के कामों को ना 100-150 साल बाद के नैतिक चश्मे से देखना पूरी तरह सही नहीं होगा। अच्छा। सभ्यता और नैतिकता के पैमाने वो वक्त के साथ बदलते हैं।
हाँ, बिल्कुल बदलते हैं। जो काम उस जमाने में एक राजा के लिए शायद जरूरी था या जायज समझा जाता था, वो आज हमें गलत लग सकता है या शर्मनाक लग सकता है। प्रेमचंद जोर देते हैं कि उस दौर के शासकों के मयार से देखें तो रणजीत सिंह के काम ज्यादातर निंदनीय नहीं थे। और जहां तक स्वार्थ की बात है, प्रेमचंद कहते हैं कि भाई शासन का मूल ही स्वार्थ है। कोई राजा सिर्फ परोपकार के लिए राज नहीं करता। ये बात तो है, सोचने वाली बात है। अच्छा, अगर उनके निजी गुणों की बात करें हाँ। तो प्रेमचंद उनके चरित्र की कई खूबियां भी गिनाते हैं। उनमें गजब की स्थिरता थी, वो बेहद मेहनती थे। हाँ, परिश्रम बहुत करते थे। और उनमें कमाल की दूरदर्शिता थी। वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। अक्सर पूरा पूरा दिन घोड़े की पीठ पर, बिल्कुल, सफर में या लड़ाई के मैदान में। किताबी इल्म भले ना हो, पर वो विद्वानों और जानकार लोगों से बातचीत करके सीखते रहते थे। अच्छा। अपने तजुर्बों से उन्होंने इतना ज्ञान हासिल कर लिया था कि यूरोप से आए यात्री भी उनकी समझ और जानकारी पर हैरान रह जाते थे। ऐसा? हाँ, वो यूरोप में जो नई खोजें हो रही थीं, इजादें हो रही थीं, उनके बारे में जानने को हमेशा उत्सुक रहते थे। ये दिलचस्प है। उनका रहन सहन, पहनावा, वो कैसा था? बहुत सादा। देखने में वो सुंदर नहीं थे, बल्कि प्रेमचंद तो उन्हें कुरूप तक कहते हैं। ओहो। चेहरे पर चेचक के गहरे दाग थे और इसी बीमारी में उनकी एक आंख भी चली गई थी। अच्छा। कदगाठी भी बहुत रौबदार नहीं थी। फिर भी उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था, एक दबदबा था कि लोग उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। यहाँ पर उनके मंत्री फकीर अजीजुद्दीन वाला किस्सा बड़ा मशहूर है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। दीन का जवाब देखिए। हाँ, क्या जवाब दिया उन्होंने। उनकी हाजिर जवाबी और महाराज के प्रति उनकी श्रद्धा दिखाता है वो जवाब। बिल्कुल। उन्होंने कहा, जनाब, मेरे प्रतापी स्वामी के चेहरे पर ऐसा तेज है कि आज तक किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि उनकी ओर आंख उठाकर ठीक से देख सके कि कौन सी आंख में रोशनी नहीं है। वाह, क्या बात है। इससे अंदाजा लगता है कि उनके दरबारियों पर उनका कैसा रौब था। बिल्कुल। रंजीत सिंह की एक और बड़ी खूबी थी लोगों को पहचानने की उनकी अद्भुत क्षमता। अच्छा। प्रेमचंद इसे उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज मानते हैं। किस तरह? कौन से आदमी किस काम के लिए सबसे ठीक रहेगा, ये वो फौरन भांप जाते थे। हाँ। शायद इसी वजह से उनके लंबे शासनकाल में बगावतें या साजिशें बहुत कम हुई। हाँ, ये तो बड़ी बात है। जबकि अगर हम मुगल बादशाहों का दौर देखें, यहाँ तक कि औरंगजेब जैसे ताकतवर बादशाह के वक्त भी दरबारियों की साजिशें और बगावतें आम बात थीं। सही है। इनके ज्यादातर कर्मचारी वफादारी से काम करते थे। और इनके शासन की एक और बहुत अहम बात, हाँ, वो उनकी धार्मिक निष्पक्षता। हाँ बिल्कुल, खासकर सरकारी ओहदेदारों को चुनने में। प्रेमचंद तो यहाँ तक कहते हैं कि इस मामले में वो शायद अकबर से भी 2 कदम आगे थे। सच में? अकबर से भी आगे? हाँ, सोचिए, उस जमाने में सिखों और मुसलमानों के बीच का इतिहास देखते हुए भी उन्होंने कई मुसलमानों को बड़े और भरोसे वाले पदों पर रखा। जैसे फकीर अजीजुद्दीन और उनके भाई नूरुद्दीन और इमामुद्दीन। ये सब उनके बहुत वफादार और काबिल मंत्री और गवर्नर थे। कमाल है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ब्राह्मण, खत्री, राजपूत, मतलब हर जाति और धर्म के लायक लोगों को उन्होंने अपनी सरकार में जगह दी। बिल्कुल। दीवान दीनानाथ। हाँ, दीवान दीनानाथ, जो बाद में कश्मीर के शासक गुलाब सिंह डोगरा के पूर्वज राजा ध्यान सिंह के अधीन वित्त मंत्री बने। हाँ, वही। फिर सेनापति दीवान मोहकम चंद, मुल्तान के गवर्नर दीवान सावनमल। ये सब बड़े नाम हैं। हाँ, कई हिंदू उनके प्रशासन के मजबूत स्तंभ थे। प्रेमचंद का अंदाजा है कि रंजीत सिंह ने ये बात समझ ली थी कि अगर पंजाब में एक मजबूत और न्यायपूर्ण शासन चलाना है तो उन समुदायों की मदद लेनी होगी जिन्हें प्रशासन और हिसाब किताब का पुराना तजुर्बा है, क्योंकि सिखों का ज्यादा जोर तब तक सैन्य मामलों पर ही रहा था। अच्छा, तो ये एक तरह की प्रैक्टिकल अप्रोच थी। हाँ, कह सकते हैं। इसी का नतीजा था कि फौजी पदों पर तो सिख सरदार ज्यादा थे, लेकिन दीवानी यानी नागरिक प्रशासन और माल विभाग यानी राजस्व जैसे अहम महकमों में हिंदू और मुसलमान अफसरों का बोलबाला था। और ये निष्पक्षता की नीति ये बाद में भी जारी रही। हाँ, पटियाला, नाभा, कपूरथला जैसी सिख रियासतों में भी ये एक परंपरा की तरह जारी रही। अच्छा, अब हारे हुए दुश्मनों के साथ उनका बर्ताव कैसा था? उस जमाने में तो काफी क्रूरता होती थी। हाँ, होती थी, लेकिन रंजीत सिंह का बर्ताव उस जमाने के हिसाब से काफी नरम और इंसानी था। प्रेमचंद लिखते हैं कि वो सख्ती के बजाय नरमी और मेहरबानी दिखाकर दुश्मनों को अपना दोस्त बना लेने में यकीन रखते थे। हाँ,
जैसे मुल्तान का किस्सा है। जी। जब उन्होंने मुल्तान जीता तो वहां का नवाब मुजफ्फर खां अपने कुछ बेटों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। रंजीत सिंह ने उसके बाकी जिंदा बचे बेटों को इज्जत के साथ दरबान में बुलाया और उनके गुजारे के लिए पेंशन या वजीफा तय कर दिया। ये तो काफी अलग बात है उस दौर के हिसाब से। बिल्कुल। प्रेमचंद कहते हैं कि उन्होंने शायद ही कभी किसी दुश्मन को जंग जीतने के बाद जिंदा दीवार में चुनवाया हो या बेरहमी से कत्ल करवाया हो, जैसा कि दूसरे राजा नवाब अक्सर करते थे। हाँ, वैसा उन्होंने शायद ही किया हो। और वो खुद बहादुर थे तो शायद दूसरों की बहादुरी की कद्र भी करते होंगे। हाँ, बिल्कुल करते थे। वजीराबाद के सरदार जोत सिंह अटारीवाला का वाकया इसका अच्छा सबूत है। क्या हुआ था? किसी बात पर महाराजा जोत सिंह से नाराज हो गए। उसे सजा देने के लिए फौज भेजने के बजाय उन्होंने उसे धोखे से दरबार में बुलाकर गिरफ्तार करने का इरादा किया। अच्छा, चालाकी से? हाँ, जैसे ही जोत सिंह को खतरे का एहसास हुआ, उसने फौरन अपनी तलवार खींच ली और अकेले ही सबसे लड़ने मरने को तैयार हो गया। अरे! महाराज उसकी इस दिलेरी से इतने खुश हुए कि नाराजगी भूलकर उसे वहीं गले लगा लिया। वाह! और जब तक जोत सिंह जिंदा रहा, महाराज हमेशा उसकी बहुत इज्जत करते रहे। ये किस्सा तो उनकी शख्सियत का एक अलग पहलू दिखाता है। बिल्कुल। अब उनकी सेना की बात करें, उन्होंने सिख फौज की कायापलट कर दी थी। कैसे? क्या बदलाव लाए थे? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव था पैदल सेना पर जोर देना। पहले सिख सेना का मतलब मुख्य रूप से घुड़सवार फौजी होता था। अच्छा। पैदल सैनिकों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन रणजीत सिंह ने यूरोप की सेनाओं की कामयाबी देखी, खासकर अंग्रेजों की अनुशासित पैदल सेना, जिसने कई बार हिंदुस्तानी घुड़सवारों को शिकस्त दी थी। इसे देखकर उन्होंने अपनी पैदल सेना को मजबूत और आधुनिक बनाने पर बहुत जोर दिया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने फ्रांस और इटली से तजुर्बेकार फौजी अफसरों को नौकरी पर रखा। अच्छा, यूरोपियन ट्रेनर्स। हाँ, इनमें जनरल वेंचुरा और एलार्ड जैसे लोग शामिल थे, जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट की फौज में भी काम किया था। अरे वाह! नेपोलियन के साथ काम करने वाले जनरल? हाँ, वही। इन यूरोपियन अफसरों की ट्रेनिंग ने सिख पैदल सेना को इतना मजबूत और अनुशासित बना दिया कि प्रेमचंद लिखते हैं वो यूरोप की किसी भी अच्छी सेना का मुकाबला कर सकती थी। कमाल है। ये सैनिक इतने सधे हुए थे कि महीनों तक रोजाना 20 मील तक कूच कर सकते थे। 20 मील रोज? हाँ, उनकी अपनी सीधी कमान वाली फौज करीब 1 लाख थी और जागीरदारों की सेनाओं को मिलाकर ये तादाद 1.25 लाख तक पहुंच जाती थी। ये तो बहुत बड़ी सेना हो गई। हाँ, काफी बड़ी और मजबूत। अच्छा, अगर उनके साम्राज्य के विस्तार की बात करें तो उसमें कौन-कौन से इलाके शामिल थे? उसमें आज का पंजाब था, सतलुज और सिंधु नदी के बीच का इलाका, कश्मीर, मुल्तान, डेरा जात का क्षेत्र, पेशावर और उत्तर पश्चिमी सरहदी सूबे, ये सब शामिल थे। ये कोई बहुत बड़ा साम्राज्य तो नहीं था शायद? नहीं, बहुत विशाल नहीं, पर इसमें भारत के कुछ सबसे मुश्किल और पहाड़ी इलाके शामिल थे, जहां लड़ाकू, आजाद तबीयत के और अक्सर बागी हो जाने वाले कबीले बसते थे। बिल्कुल। और इन सरहदी कबीलों को काबू में रखना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा था। हाँ, मुगलों के लिए भी ये इलाके सिरदर्द बने रहते थे। सही कहा। रंजीत सिंह को भी इन कबीलों से लड़ने में काफी नुकसान उठाना पड़ा। प्रेमचंद लिखते हैं कि उनके बेहतरीन सिपाही और तजुर्बेकार अफसर अक्सर इन्हीं सरहदी लड़ाइयों में मारे जाते थे या उलझे रहते थे। और लगान वसूली? लगान वसूल करने का वक्त तो समझिए जंग का ही मौसम होता था। ओहो। प्रेमचंद एक दिलचस्प अंदाजा लगाते हैं कि शायद अगर दक्षिण और पूरब में अंग्रेजों ने उनकी हदें न रोक दी होती तो वो इन मुश्किल और कम उपजाऊ सरहदी इलाकों पर इतनी ताकत लगाने के बजाय शायद कहीं और अपना राज फैलाते। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि उनके शासनकाल में कला, साहित्य या आर्किटेक्चर का ज्यादा विकास नहीं हुआ। हाँ, ये सच है। विद्या, कला या शानदार इमारतें बनाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? प्रेमचंद का मानना है कि इसकी सीधी सी वजह ये थी कि उनका पूरा जीवन अपने राज्य को जोड़ने, मजबूत करने और उसे दुश्मनों से बचाने की जद्दोजहद में ही बीत गया। अच्छा। कला और साहित्य जैसी चीजें अक्सर अमन और चैन के माहौल में ही पनपती हैं, और उनका दौर लड़ाइयों और संगठन का दौर था। हाँ, ये बात भी सही है। अब अगर उनके निजी जीवन की ओर देखें, प्रेमचंद साफ लिखते हैं कि उसे बहुत आदर्श या मिसाली नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये पहलू भी है। उस जमाने के बड़े राजाओं और नवाबों में जो कमजोरियां आम थीं, वो उनमें भी मौजूद थीं। लौंडियों की गिनती तो सैकड़ों में बताई जाती है। हाँ, और ये रानियां अक्सर पंजाब के ताकतवर सिख सरदारों के घरानों से होती थी। अच्छा। हाँ, तो इसका क्या असर होता था? असर ये होता था कि उनके परिवार उन्हें रनिवास में भेजकर दरबार में अपना असर बढ़ाना चाहते थे। इसका नतीजा ये होता था कि महल के अंदर भी गुटबाजी और साजिशें चलती रहती थीं। अंदरूनी राजनीति। बिल्कुल। और शराब का सेवन भी वो जरूरत से ज्यादा करते थे। अच्छा। उनकी बनाई हुई खास शराब बहुत तेज असर वाली होती थी।
प्रेमचंद का मानना है कि इसी बेहिसाब शराब नोशी की वजह से उन्हें जीवन के आखिरी सालों में कई बार फालिज यानी स्ट्रोक के दौरे पड़े। ओहो। और आखिरी हमला जानलेवा साबित हुआ। ये हमला 1838 के आखिर में हुआ था और करीब साल भर बीमार रहने के बाद जून 1839 में उनका देहांत हो गया। लेकिन हैरानी की बात है कि बीमारी की हालत में भी जब वो चलने फिरने से लाचार हो गए थे, हाँ, अब भी उन्हें पालकी में बिठाकर फौज की परेड देखने ले जाया जाता था। हाँ, ये उनके जज्बे को दिखाता है। प्रेमचंद लिखते हैं कि उनके वफादार सिख सिपाही अपने महाराज को इस हालत में देखकर रो पड़ते थे। जब उनका आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने क्या व्यवस्था की, वारिस किसे बनाया? उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे खड़क सिंह को अपना वारिस मुकर्रर किया और डोगरा सरदार राजा ध्यान सिंह को अपना वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री। राजा ध्यान सिंह को प्रधानमंत्री? हाँ, उन्होंने काफी दान पुण्य भी किया। करीब 25 लाख रुपए गरीबों और जरूरतमंदों में बांटे गए। और फिर एक शाम जब महलों में दिए जलाए जा रहे थे, पंजाब के इस शेर ने अपनी आंखें मूंद लीं। तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? मतलब क्या हुआ उनके बाद? प्रेमचंद मानते हैं कि मरते वक्त ध्यान सिंह डोगरा को प्रधानमंत्री बनाना महाराज रणजीत सिंह की आखिरी और शायद सबसे बड़ी सियासी भूल थी। ऐसा क्यों? शायद लंबी बीमारी में उनकी सही गलत पहचानने की ताकत को भी कमजोर कर दिया था। उनकी मौत के बाद जो हुआ वो पंजाब के इतिहास का एक बहुत काला अध्याय है। क्या हुआ? सिर्फ 6 साल के अंदर ही पूरे सिख राज में भयंकर खाना जंगी और अराजकता फैल गई। सिर्फ 6 साल में? हाँ, उनके वारिस खड़क सिंह और खड़क सिंह के बेटे नौनिहाल सिंह दोनों कत्ल कर दिए गए। ओह! फिर शेर सिंह गद्दी पर बैठे, उनकी भी हत्या हुई। लाहौर दरबार साजिशों, कत्ल और खून खराबे का अड्डा बन गया। और फिर अंग्रेज? हाँ, इस अंदरूनी कमजोरी का फायदा उठाकर आखिरकार अंग्रेजों ने पूरे सिख साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह महाराज रणजीत सिंह ने अपनी बेमिसाल लियाकत, हिम्मत और दूरंदेशी से जिस विशाल और ताकतवर साम्राज्य को खड़ा किया था, वो उनके दुनिया से जाने के महज कुछ ही सालों में ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। तो मुंशी प्रेमचंद के इन अंशों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि महाराज रणजीत सिंह वाकई एक असाधारण शासक थे। इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने बिखरे हुए और आपस में लड़ते पंजाब को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया, एक काफी कुशल प्रशासन तंत्र बनाया, एक ऐसी ताकतवर और आधुनिक सेना तैयार की जिसका लोहा सब मानते थे, और अपने जमाने के लिहाज से उन्होंने काफी हद तक इंसानी और निष्पक्ष नीतियां अपनाई। बिल्कुल, लेकिन जैसा प्रेमचंद ने भी इशारा किया, वो भी उस आपसी फूट, गुटबंदी और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए, जिसने इतिहास में अक्सर भारत को कमजोर किया है। हाँ, उनके जाने के बाद यही अंदरूनी कमजोरियां उनके इतनी मेहनत से बनाए गए साम्राज्य के तेजी से पतन का सबसे बड़ा कारण बनी। हाँ, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हमें दिखाता है कि एक मजबूत और काबिल नेता किसी राज्य के लिए कितना जरूरी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर संस्थाएं मजबूत ना हो और अंदरूनी एकता ना हो तो बड़ी से बड़ी उपलब्धियां भी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह पाती। ये बहुत गहरी बात है और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। क्या उस समय की पेचीदा परिस्थितियों को देखते हुए वो अंदरूनी झगड़े, दरबारी साजिशें और सबसे बढ़कर बढ़ती हुई अंग्रेजी ताकत का बाहरी दबाव, क्या महाराज रणजीत सिंह अपने जीवन काल में कोई ऐसी व्यवस्था या योजना बना सकते थे जिससे उनके जाने के बाद भी उनका साम्राज्य लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह पाता? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर उस दौर के हालात ही ऐसे थे कि उनका बनाया साम्राज्य उनके साथ ही खत्म होने के लिए एक तरह से मजबूर था? हाँ, इस पर विचार जरूर करना चाहिए।